नमस्कार दोस्तों, मैं नवरत्न प्रजापत एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 के इतिहास के अंदर जो दूसरा पार्ट है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ वो पढ़ेंगे। तो भारतीय इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ कौन सा माना जाता है? जब भारत के अंदर कई वंशों की स्थापना हुई थी, जो भारतीय वंश थे, ठीक है, जिन्होंने भारत के ऊपर शासन किया था और जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनसे अपने देश को बचाया था, ठीक है। तो उस समय का जो काल आता है वो आता है भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल आता है, ठीक है। तो उसके अंदर पढ़ेंगे। तो भारत के अंदर महाजनपद काल के बाद में जो सबसे पहला जो वंश अपने अगर भारत के अंदर मिलता है तो वो मिलता है मौर्य वंश, ठीक है। अब मौर्य वंश का जो समय था वो था अपने 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक, यानी मौर्य वंश की स्थापना जो मानी जाती है वो मानी जाती है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। और ये माना जाता है कि मौर्य वंश की स्थापना के साथ में भारत के अंदर राजनीतिक सत्ता भी स्थापित हो गई थी। तो यहां से अपना जो पहला वंश था वो पढ़ेंगे। तो इस पार्ट के अंदर देखो, मौर्य जो साम्राज्य था इसका अपने को समय मिलता है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। अब इसके अंदर जो मौर्य वंश की अपने को जानकारी मिलती है वो अपने को किस किस चीज से मिलती है, कौन से साहित्य से, कौन सा अभिलेखों से प्राप्त होती है, वो चीज आप देखो। तो मौर्य वंश की जो जानकारी है उसके लिए देखो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये जो कौटिल्य था ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना के अंदर इसका बहुत बड़ा हाथ था कौटिल्य का। और इसने क्या है, मौर्य वंश के ऊपर ही एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इससे अपने को मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव की कथा करित सागर ग्रंथ जो है, क्षेमेंद्र की जो वरहत कथा मंजरी, और दो बौद्ध ग्रंथ है उनके ऊपर दीवंश और महावंश टीका लिखा हुआ है। भद्रभाव द्वारा रचित कल्पसूत्र, भद्रभाव वो जिनसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। स्ट्रेबो, प्लूटार्क और जस्टिन ये सारे यूनानी यात्री थे। उसके बाद अपने फायान, हवेनसांग और इत्सिंग आते हैं जो चीनी यात्री थे। और उसके बाद में जो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है और जो अशोक के अभिलेख है, इनसे अपने को क्या है, मौर्य साम्राज्य का पता चलता है। यानी मौर्य वंश के बारे में अपने को इन स्रोतों से क्या है पता चलेगा। इनके अंदर अपने को मौर्य साम्राज्य, मौर्य प्रशासन, अशोक का धर्म जो भी था और जो मौर्य शासक थे उनके बारे में अपने को इन स्रोतों से जानकारी मिलती है। जिसके अंदर मुख्य देखो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो, क्यों कौटिल्य मौर्य साम्राज्य का एक प्रमुख मंत्री मान सकते हो, ठीक है। तो ये थे स्रोत। अब शुरू करेंगे जो मौर्य वंश के जो शासक थे, मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, उनके शासक कौन कौन से थे, उन्होंने अपने काल में क्या किया, कौन से युद्ध किए थे, उनका समय कब से कब तक है, वो सारा का सारा आप देखेंगे। तो पहला जो आता है मौर्य वंश के अंदर, जो पहला जो शासक आता है वो अपने आता है चंद्रगुप्त मौर्य। पहला जो शासक आएगा वो आएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका जो समय मिलता है वो समय मिलता है अपने को 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसका अपने को समय मिलता है 322 से 298 ईसा पूर्व तक। अब आप ये देख रहे होगा कि यहां से कम कैसे हुआ, क्योंकि ये क्या है ईसा पूर्व चल रहा है। ईसा पूर्व के अंदर जो साल थे वो घटते थे, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले के जो वर्ष आते हैं वो वर्ष क्या है घटते थे, ना कि बढ़ते थे। ईसा मसीह के जन्म के बाद में क्या हुआ, नई शताब्दी शुरू हुई थी, तब हमने क्या ईस्वी लगाना शुरू किया था। तो इसका जो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका शासनकाल अपने को 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चलता है। अब मगध के ऊपर जब इसने शासन करना शुरू किया था, जब ये राजगद्दी पर बैठा था, तब मगध के अंदर क्या है, मगध एक सबसे शक्तिशाली महाजनपदों के अंदर आता था। सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था उस समय का। और यहां पर जो नंद वंश का राजा था, यहां पर शासन था नंद वंश का, और इसका जो राजा था घनानंद, ये क्या है इस समय शासन कर रहा था। यह 322 ईसा पूर्व में मगध के ऊपर नंद वंश का शासक था और यहां पर जो शासन कर रहा था वो था घनानंद। तो इस घनानंद के दरबार के अंदर ही क्या है,
चाणक्य रहते थे। चाणक्य के और भी अपने को नाम मिलते हैं, जिसके अंदर अपने को कौटिल्य मिलता है, विष्णुगुप्त मिलता है। तो ये सारे नाम क्या है, चाणक्य के मिलते थे। और ये चाणक्य क्या है, गणानंद के शासन के समय में नंद वंश का एक मंत्री हुआ करता था चाणक्य। तो जो मगध की जो जनता थी, ये क्या है, गणानंद से काफी क्या है, परेशान थी। अब परेशान होने का कारण भी क्या है, ये क्या है, ये जो एक भोग विलासी राजा था। भोग विलासी का अर्थ होता है कि ऐशो आराम की जो जिंदगी, जीवन यापन जो करता है। तो गणानंद जो था ये एक भोग विलासी राजा था। इसकी वजह से इसने क्या कर दिया, जनता के ऊपर बहुत सारे कर लगा दिए थे, यानी करों की दरें बढ़ा दी, अलग अलग कर दिए, कई प्रकार के इसने क्या है, कर लगा दिए थे, यानी टैक्स लगा दिए थे। अब एक तो इसकी वजह से जनता परेशान थी, और दूसरा जो सिकंदर था मैसिडोनिया या यूनानी जो शासक था सिकंदर, ये क्या है, बार बार मगध के ऊपर आक्रमण कर रहा था और यहां पर क्या है, आतंक मचा रहा था, लूटपाट कर रहा था। इसकी वजह से भी क्या है, जनता परेशान थी। तो मगध के अंदर क्या है, एक नए वंश की स्थापना होना बहुत जरूरी था। तो जो अपना चाणक्य जो आता है, इसने क्या है, गणानंद को सिकंदर का जो सिकंदर जब आक्रमण करने वाला था, एक तो इसके बारे में चाणक्य ने गणानंद को बताया, और दूसरा जो कर लगाए थे, जिस कर से जनता परेशान थी, वो भी क्या है, चाणक्य ने गणानंद से बात की। तो गणानंद ने क्या कर दिया, गणानंद ने चाणक्य को देश निकाला दे दिया, यानी इसको क्या है, राज्य से निकाल दिया कि आप अपनी चोटी का ध्यान रखो। चाणक्य जो था ब्राह्मण था, ठीक है, ये चोटी रखता था। तो गणानंद ने कह दिया, आप अपनी चोटी का ध्यान रखो, मेरे साम्राज्य के अंदर या मेरे शासन के अंदर दखल मत करो। तो इसकी जो बेइज्जती हुई थी, ठीक है, तो इसकी जो इंसल्ट हुई थी, उसका बदला लेने के लिए चाणक्य क्या है, यहां से निकल गया, और इसको क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य मिला, जो क्या है, मौर्य वंश का था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, ये मौर्य वंश का था, यानी इसकी जो मां थी, ये मौर्य वंश की थी, ठीक है। इनकी मां के वंश के ऊपर ही क्या है, इनके वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी विष्णुगुप्त या चाणक्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश का जो राजा था गणानंद, नंद वंश का जो अंतिम राजा था गणानंद, इसको हराकर, यानी इसकी मृत्यु करवाकर मगध के अंदर कौन से साम्राज्य की स्थापना की, वो थी मौर्य वंश की स्थापना। तो नंद वंश के, अब अगर आपको क्वेश्चन यहां पूछे ये कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो आप ये लिखोगे कि मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक गणानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व के अंदर की थी। तो ये मैंने आपको बताया था कि मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, या मौर्य वंश से पहले कौन से वंश का यह शासन था मगध के ऊपर। अब मगध क्या सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से, शक्तिशाली राज्यों के अंदर आता था, ठीक है। तो इसने क्या किया था, नंद वंश का जो अंतिम शासक था गणानंद, इसको इसने मारा और मगध के ऊपर क्या कर दिया था, मौर्य वंश की इसने क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। और किसकी सहायता से, तो अपने गुरु चाणक्य की सहायता से इसने क्या की, मौर्य वंश की स्थापना की 322 ईसा पूर्व में। अब अगर आगे बात करें इसी के बारे में, तो 305 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद में जो सिकंदर का सेनापति हुआ था, वो यूनान का राजा बन गया था, ठीक है। तो जो सेल्यूकस निकेटर जो था, सेल्यूकस निकेटर, इसके साथ में 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध किया, और इस युद्ध के अंदर जो सेल्यूकस निकेटर है, इसको क्या है, पराजित होना पड़ा। सेल्यूकस निकेटर इस 305 ईसा पूर्व के अंदर जो चंद्रगुप्त मौर्य और इसके बीच में जो युद्ध हुआ था, इसके अंदर सेल्यूकस निकेटर पराजित हो गया था, ठीक है।
तो इस युद्ध में पराजित होने के बाद में इन दोनों के बीच में एक संधि हुई थी और संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए। कितने? 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर ने उपहार में दिए थे। इस संधि के तहत युद्ध होने के बाद में संधि हुई थी। इस संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिए थे। अब अगर आगे देखो तो इस संधि के तहत ही सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी हेलेना, जिसका नाम हेलेना मिलता है, जो सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी, पुत्री हेलेना, इसका विवाह इस संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में हुआ और साथ में ही चंद्रगुप्त मौर्य को अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये सारे जो क्षेत्र थे ये सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे इस संधि के तहत। तो ये था इसके युद्ध के बारे में। अब आगे देखो तो सेल्यूकस निकेटर के ऊपर एक बात और है। सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज नामक एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। जो सेल्यूकस निकेटर है इसने मेगस्थनीज नामक एक राजदूत को क्या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, राजदूत बना के। और मेगस्थनीज की जो पुस्तक अपने को मिलती है उसका अपने को नाम मिलता है इंडिका, जिसके अंदर मौर्य प्रशासन के बारे में अपने को क्या है जानकारी मिलती है। मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, जो राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सेल्यूकस निकेटर ने इसे क्या है भेजा था। यह था सेल्यूकस निकेटर। और साथ में अब आगे अगर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और बात बताऊं तुम्हें, तो इसकी जो दक्षिण भारत की जो विजय है, दक्षिण भारत की जो इसकी विजय के बारे में जो जानकारी अपने को मिलती है, वो अपने को 2 तमिल ग्रंथ मिलते हैं। 2 तमिल ग्रंथ थे, जिसमें एक का नाम था अहनानुरु, एक अहनानुरु और एक था मुरनानुरु। ये 2 अपने को क्या है मिलते हैं। एक तो था अहनानुरु और दूसरा था मुरनानुरु। इन 2 तमिल ग्रंथों से अपने को चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के बारे में जानकारी मिलती है। आगे अगर देखें तो अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है जैन धर्म अपना लिया। और जैन धर्म की जो दीक्षा थी, जैन धर्म की जो दीक्षा थी ये इसने अपने गुरु भद्रबाहु से ली थी। इसने जैन धर्म की जो शिक्षा थी वो अपने जो गुरु थे भद्रबाहु उनसे ली थी। और उसके बाद में अगर आगे देखें, इसी के बारे में अगर आगे देखें तो 298 ईसा पूर्व में, यानी इसका जीवन का जो अंतिम समय था वो इसने श्रवण बेलेगोला नामक जो जगह है वो पड़ती है मैसूर कर्नाटक में। मैसूर कर्नाटक के अंदर इसने क्या है उपवास करके क्या है अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये था मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। इसने अपने साम्राज्य को काफी फैलाया था, काफी विस्तार इसने किया था। इसके बाद में जो इसका पुत्र था, इसके बाद में जो चंद्रगुप्त मौर्य का अपने को पुत्र मिलता है जिसका नाम अपने को मिलता है बिंदुसार, उसके बारे में देखोगे। सेकंड जो अपना आता है मौर्य वंश का जो शासक आता है वो आता है बिंदुसार। सेकंड नंबर जो शासक आएगा वो आएगा बिंदुसार, मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक। और इसका जो समय मिलता है वो अपने को मिलता है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। तो जो बिंदुसार था ये चंद्रगुप्त मौर्य की जो प्रथम पत्नी थी उसका लड़का था, जिसका नाम अपने को ध्रुवरा मिलता है। तो इसकी माता का नाम जो था ये ध्रुवरा मिलता है। इसके बारे में कुछ ज्यादा खास बात है नहीं। इसको जो यूनानी लेखक है, यूनानी लेखक जो है
यूनानी लेखक इसको एमित्रोचेट्स कहते हैं। एमित्रोचेट्स या फिर एमित्रघात। एमित्रघात का अर्थ अगर आप देखो तो एमित्रघात का अर्थ ये होता है कि शत्रुओं का संहार करने वाला। ये इसको कहते हैं यूनानी लेखक जो है, जो जैन ग्रंथ मिलते हैं अपने को भगवती सूत्र, इसके अंदर इसको सिंहसेन कहा गया है। भगवती सूत्र जो है जैन ग्रंथ, उसके अंदर इसको सिंहसेन कहते हैं। और जो अपने को वायु पुराण जो मिलता है, वायु पुराण जो मिलता है, इसके अंदर इसको क्या है, भद्रसार कहा गया है। बिंदुसार को, बिंदुसार का शासनकाल मैंने आपको बताया 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व है। यूनानी लेखक जो है इसको एमित्रोचेट्स या एमित्रघात कहते हैं। भगवती सूत्र है जो जैन ग्रंथ का एक, वो सिंहसेन कहते हैं इसको। और जो वायु पुराण है, वायु पुराण के अंदर इसका नाम भद्रसार मिलता है। अब देखो इसी के समय में अपने को क्या है, तक्षशिला के अंदर अपने को इसके समय में 2 विद्रोह का उल्लेख मिलता है। इसके समय में तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था, वहां पर अपने को 2 विद्रोह का उल्लेख मिलता है। और इन 2 विद्रोह को दबाने के लिए इसने अपने पुत्र अशोक व सुसीम को भेजा था। इसके जो 2 पुत्र थे, बड़ा पुत्र इसका सुसीम था, छोटा इसका अशोक था। ठीक है, तो तक्षशिला के अंदर जो 2 विद्रोह हुए थे, उनको दबाने के लिए इसने अशोक और सुसीम को भेजा था। अब आगे अगर बात करें इसके शासनकाल की, तो इसके शासनकाल के समय में ही जो एंटियोक्स जो था, जो एंटियोक्स जो प्रथम था, इसने इसके दरबार में क्या है, डायमेक्स नामक राजदूत भेजा था। यानी एंटियोक्स प्रथम ने डायमेक्स नामक राजदूत इसके दरबार में भेजा था। और साथ में जो एक मिस्र का जो राजा आता है, मिस्र के एक राजा मिलते हैं जिसका नाम अपने को मिलता है फिलाडेल्फस द्वितीय। इसने भी क्या है, इसके दरबार में एक राजदूत भेजा था जिसका नाम अपने को मिलता है डायनोसियस। जिसका नाम अपने को क्या मिलता है, डायनोसियस नाम क्या अपने को मिलता है। साथ में ही इसने क्या है, एंटियोक्स प्रथम से जो मदिरा, अंजीर, साथ में ही सूखे मेवे, ये सारे इसने क्या है, एंटियोक्स प्रथम से भेजने का आग्रह किया था। तो ये था बिंदुसार। अब बिंदुसार के बाद में जो शासक आता है मौर्य वंश का, वो सबसे ताकतवर और वो व्यक्ति है जिसने क्या मौर्य साम्राज्य को काफी ज्यादा तक विस्तार किया था, जिसका नाम आता है अशोक। जो तीसरा और जो सबसे शक्तिशाली शासक जो था, उसका नाम आता है अशोक। और अशोक का जो शासनकाल अपने को मिलता है, तीसरा जो शासक आता है वो आता है अशोक। अशोक का शासनकाल अपने को मिलता है 273 ईसा पूर्व से। इसका जो शासनकाल अपने को मिलेगा 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल अपने को मिलता है। तो अशोक का जो शासनकाल था वो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। और ये बिंदुसार की जो दूसरी पत्नी थी, बिंदुसार की जो द्वितीय पत्नी थी, उसका पुत्र था अशोक। अब अशोक जो है ये शासन पे तो कब बैठ गया था, राजगद्दी पे तो यह राज शासन पे 273 ईसा पूर्व पे बैठ गया था। लेकिन ये क्या है, अपने पिता के खिलाफ बैठा था। यानी उत्तराधिकारी कौन होता था, उत्तराधिकारी होता था राजा का बड़ा बेटा। तो राजा का जो बड़ा बेटा था वो था सुसीम। लेकिन सुसीम क्या है, योग्य नहीं था, शासन के योग्य नहीं था। तो जो चाणक्य था, चाणक्य अशोक का भी गुरु था और इसके जो दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसका भी गुरु था। तो अशोक क्या है, योग्य था शासक बनने के लिए।
तो जो लोग थे, लोगों ने ये कहा था कि अशोक ही शासक बनना चाहिए। तो पिता के खिलाफ 273 ईसा पूर्व में ये क्या है, राजगद्दी पर बैठ गया था। साथ में सत्ता के लिए इसके युद्ध भी हुए काफी, ठीक है। तो 4 सालों के संघर्ष के बाद में 269 ईसा पूर्व में, यानी जो संघर्ष हुआ था इसका, ठीक है, सत्ता के लिए, तो 269 ईसा पूर्व में ये क्या है, शासक बन गया था। तो विधिवत रूप से जो इसका राज्याभिषेक माना जाता है, विधिवत जो राज्याभिषेक इसका था वो हुआ था 269 ईसा पूर्व में। 269 ईसा पूर्व में विधिवत रूप से इसका क्या है, राज्याभिषेक हुआ था। वैसे राज शासक में 273 ईसा पूर्व में बैठा था, लेकिन जो विधिवत रूप से जो राज्याभिषेक होता है वो 269 ईसा पूर्व में अपने भाई को हराकर इसने क्या है, राज शासन हासिल किया था। अब आगे अगर इसके बारे में बात करें, इसके जो अन्य जो नाम मिलते हैं अपने को, अन्य नाम के अंदर देखो, देवानाम पीर्य, देवाना पीर्यदसी, ये इसके क्या है, अपने को अन्य नाम मिलते हैं। अशोक के जो अन्य नाम है वो देवानाम पीर्य और देवाना पीर्यदर्शी अपने को मिलता है, और साथ में इसको राजा के नाम से भी संबोधित करते थे। अब 2 अभिलेख मिलते हैं, एक तो मस्की और एक मिलता है अपने को गुर्जरा अभिलेख। इन 2 अभिलेखों के अंदर इसका नाम क्या मिलता है, अशोक नाम मिलता है। तो मस्की और जो गुर्जरा अभिलेख है उसके अंदर इसका नाम अशोक मिलता है। अब अगर इसके बारे में आगे बात करें तो अशोक ने कश्मीर के अंदर तो श्रीनगर व नेपाल में इसने, अशोक ने कश्मीर के अंदर तो श्रीनगर और नेपाल में इसने क्या है, ललितपतन नामक नगर क्या है, बसाए थे। यानी कश्मीर के अंदर इसने श्रीनगर, जब इसने क्या है कश्मीर के अंदर बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार किया, और नेपाल में इसने क्या है, ललितपतन नामक नगर बसाए थे। इसने जो अपने साम्राज्य का जो विस्तार है वो भी काफी ज्यादा हद तक किया था। यानी अपने मतलब जो मौर्य साम्राज्य जो था, जो सबसे ज्यादा मतलब विस्तृत हुआ, जो विस्तार हुआ था इसका, वो हुआ था अशोक के समय में, ठीक है। और साथ में जो इसके दादा की जो रणनीति थी, जो नीतियां थी, वही सेम नीतियां अशोक की भी थी, लेकिन उनसे कुछ थोड़ी बढ़कर थी, जिसके अंदर ये क्या, अशोक जो ये पहला राजा था जो क्या जनता से सीधे संबोधन करता था। यानी ये क्या, खुद जाकर जनता से मिलता था, उनकी शिकायतें सुनता था और इनकी शिकायतों के ऊपर ये क्या अमल करता था, निर्णय देता था। तो मैंने आपको यह बताया कि अशोक ने कश्मीर के अंदर श्रीनगर और नेपाल में ललितपतन नामक 2 नगर बसाए थे। साथ में ही इसने क्या है, अपने समय के अंदर, यानी इसने कश्मीर व खोतान प्रदेश में इसने क्या है, खोतान प्रदेश में इसने क्या है, विजित किए थे अपने शासन काल के समय में। और ये इसने किया था अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में। यानी राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में अशोक ने कश्मीर और खोतान प्रदेश जीते थे, ठीक है। ये किया था इसने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में। अब अगर आगे बात करें तो एक महत्वपूर्ण युद्ध आया था, उसके बाद में अशोक का जो जीवन था वो एकदम ही चेंज हो गया था। तो वो क्या था, देखो 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में इसने क्या है, कलिंग के ऊपर आक्रमण किया, कलिंग पर आक्रमण किया था। यानी 261 ईसा पूर्व में इसने क्या, कलिंग के ऊपर आक्रमण किया। तब कलिंग का जो राजा था वो था नंदराज। तो उस समय जो अपने को कलिंग का जो राजा मिलता है वो मिलता है नंदराज, ठीक है। तो इस युद्ध के अंदर उस समय 1 लाख लोग क्या है, मारे गए थे। 1 लाख लोग, 1 लाख लोग क्या है इस युद्ध के अंदर मारे गए थे, और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे।
तो मैंने आपको यह बताया कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग के ऊपर आक्रमण हुआ, ठीक है। और कलिंग पर आक्रमण होने के बाद में 1 लाख लोग इस युद्ध में मारे गए थे और 1.5 लाख लोगों को क्या है, बंदी बना लिया गया था। और इस समय जो कलिंग का जो राजा था वो था नंदराज, ठीक है। और ये हुआ था अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, यानी अशोक के 8वां जो वर्ष था राज्याभिषेक के बाद का, उस समय इसने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया। कलिंग का जो राजा था वो था नंदराज। और इसके अंदर इतने प्राणियों की हत्या हुई, 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोगों को क्या है, इस युद्ध के अंदर बंदी बना लिया गया था। इसके बाद में देखो, इसके बाद में देखो, इस युद्ध के बाद में अशोक ने क्या किया था, बेहरी घोष के दम पर, बेहरी घोष के स्थान पर इसने क्या है, धम घोष अपना लिया था। यानी इसने शस्त्र त्याग दिया और अहिंसा का जो मार्ग था वो अशोक ने क्या है, अपना लिया था इस कलिंग युद्ध के बाद में। साथ में इसने क्या है, अंतिम में बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाकर ये क्या है, यहां से चला गया था। इसने अपने धम्म का भी सिद्धांत प्रतिपादन किया, यानी मनुष्यों की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन अशोक ने किया उन्हें क्या कहते थे, धम्म कहते थे। इसके अंदर क्या होता, अशोक ने अपनी प्रजा के लिए देखो सिंचाई, कुएं, रोजगार, सराएं, सड़कें, पाठशालाएं, ये सारे इसने क्या है, जनता के हित के लिए बनवाए थे। साथ में इसने धम्म महामात्रों को भी नियुक्त किया था, जिससे क्या वो धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। और इसने जब बौद्ध धर्म अपनाया था, तो इसका जो पुत्र था महेंद्र और इसकी जो पुत्री थी संघमित्रा, इसके जो पुत्र और जो पुत्री मिलती है महेंद्र और संघमित्रा, ठीक है। इसको इसने क्या है, श्रीलंका भेज दिया था इन दोनों को। वहां पर इनसे क्या है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया, ठीक है। तो ये था अशोक। और 232 ईसा पूर्व के अंदर अशोक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो अशोक की मृत्यु के बाद में अगर देखें, अब अशोक के जो उत्तराधिकारी थे, यानी अशोक के बाद में कौन कौन शासक बने, यानी अशोक के उत्तराधिकारी अगर देखें, अशोक के अगर उत्तराधिकारी देखें तो उनके अंदर देखो राजा कुणाल आता है, पहले जालोक था, जालोक के बाद अपने कुणाल मिलता है, कुणाल के बाद राजा दशरथ, राजा दशरथ वो नहीं राम वाला, इसका उत्तराधिकारी था जालोक, कुणाल, दशरथ। दशरथ के बाद में अपने को मिलता है संप्रति, संप्रति के बाद में अपने को शालीसुख, शालीसुख के बाद में अपने को देववर्मन, और देववर्मन के बाद में जो अंतिम मिलता है वो मिलता है बृहद्रथ। इसका जो शासनकाल था ये 185 ईस्वी से लेके 185 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक शासक किया था इसने। तो अंतिम जो शासक था मैंने बताया था वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था ये था अंतिम शासक अशोक के उत्तराधिकारी, यानी मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसका जो शासन काल था वो 187 ईसा पूर्व से अपने को मिलता है 185 ईसा पूर्व तक, यानी इसका जो शासन काल अपने को मिलता है वो मिलता है 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। इसका एक सेनापति था, बृहद्रथ का एक सेनापति अपने को मिलता है जिसका नाम था पुष्यभूति, जिसका नाम हम लोग क्या मिलता है, पुष्यभूति। ये प्रमुख सेनापति था बृहद्रथ का। इसने क्या है 185 ईसा पूर्व में, इसने 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर इसने क्या है शुंग वंश की स्थापना की। इसने मगध के ऊपर कौन सा वंश स्थापित कर दिया, शुंग। मैंने ये बताया कि ये अशोक के उत्तराधिकारी थे। उसके बाद में जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व इसका शासनकाल माना जाता है।
और इसका जो प्रमुख सेनापति था, जो ब्राह्मण सेनापति था पुष्यभूति, इसने 185 ईसा पूर्व में वृद्धर की हत्या कर दी और मगध के ऊपर शुंग वंश की क्या इसने स्थापना कर दी। अब यह था आज का अपना पहला जो टॉपिक था, सेकंड पार्ट का, वो था मौर्य साम्राज्य, यानी मौर्य वंश के अंदर जो शासक थे उनकी जो उपलब्धियां थी, ठीक है, और उनके जो उत्तराधिकारी थे उनके बारे में हमने पढ़ा। अब कल का जो अपना टॉपिक होगा, अपने अगले वीडियो में जो टॉपिक आएगा वो अपना टॉपिक होगा अशोक का दम, और जो मौर्यों का प्रशासन था और मौर्यों का जो समाज था उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप अगर इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जैसे मेरा वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत क्या है सूचना मिल जाएगी। धन्यवाद।